जामतारा के बारे में सुना होगा। कुछ लोगों के फोन आते होंगे और बोलते होंगे वो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया है, बता दीजिए। तो ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। बस आपको वन टाइम ही बताना है, उसके बाद पासवर्ड बताने की नौबत कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि आपका खाता साफ हो चुका होगा। ओके, सो दीज लॉस चिल्ड्रन which are concerned with information technology safety and security are called as cyber laws. Got it clear? तो साइबर लॉ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही बस क्लास 11 में बच्चों को पढ़ाया जाता है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ये जलती हुई एक बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी। ये जलती हुई बिल्डिंग किस बिल्डिंग को दर्शा रही है, पोर्ट्रे कर रही है? यस, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? बच्चे कहेंगे सर सवाल को सही करिए, क्या था ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक्चुअली उस जमाने की जब बनी थी, मतलब तब, आज की नहीं, या जब टूटी तब की नहीं, जब बनी थी तब। वर्ल्ड की क्या, अमेरिका की टॉलेस्ट बिल्डिंग में तो आती आती थी, और वर्ल्ड की भी एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग में सबसे ज्यादा बड़ी थी। आईफल टावर को कंपेयर मत करिएगा, तो वो तो खैर इससे भी बड़ा हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। यहाँ था क्या बेसिकली, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिसेस, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे प्रयागराज सिटी में इंदिरा भवन आपको नजर आता है, एक फ्लोर पे एलआईसी का ऑफिस है, एक फ्लोर पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऑफिस है, एक फ्लोर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, फिर कुछ फ्लोर्स पे दुकानें हैं। तो वैसे ही डब्ल्यूटीसी था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो टोटल मिला के 14 लोगों ने प्लानिंग की, जिसमें 3 टीम्स बनी। एक टीम 5 लोगों की, एक 5 लोगों की और एक 4 लोगों की। पहले इन्होंने डेटा इकट्ठा किया सारा का सारा कि फ्लाइट्स को ऑपरेट कैसे करते हैं। और इसमें काफी लोग ऐसे थे जो अलकायदा से ट्रेन हो गया है, और कुछ तो अमेरिका में ही रहते थे परमानेंटली। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को इनके ऊपर शक भी था, बट ये नहीं पता था कांड कर देंगे। तो एक प्लेन आके टक्कर मारा, पहले नॉर्थ टावर को और फिर साउथ टावर को। और उस समय हमारे सो कॉल्ड जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो एक क्लास 2 के बच्चों के साथ स्कूल में टॉक स्पेलिंग रीडिंग में बिजी थे थोड़ा से। तो वहां आके फिर जब इनके सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि भाई बिल्डिंग पे अटैक हुआ है, तो उनको लगा फर्जी न्यूज होगी। बट 5-7 मिनट सोचते रहे कि मेरे को जवाब क्या देना है। फिर 10 मिनट बाद दूसरा बंदा आया, उसने कहा सर दूसरी बिल्डिंग भी निपट गई है। फिर सारी फ्लाइट्स को हॉल्ट पे डाल दिया गया, और बोला कि भाई और कितनी फ्लाइट उड़ी है। तो एक फ्लाइट को इन्होंने एक टावर में टकराया, एक को दूसरे में, और जिसमें 4 लोग थे इसको टकराया इन्होंने पेंटागन में जाकर। ओके, और 4 फ्लाइट थी शायद, आई गेस कुछ ऐसे था, खैर यूट्यूब गूगल कर लीजिएगा। और एक को इनको टकराना था, हाँ पेंटागन में, ठीक है। और एक को इनको टकराना था व्हाइट हाउस में, या जहां पे प्रेसिडेंट का निवास होता है वहां पे, बट वो थोड़ा पहले ही कहीं गिर गिरा गई। तो खैर हमको इन सब बातों से तो मतलब नहीं, कोई टेररिज्म का लेक्चर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। बट ये आपके लिए इंफॉर्मेशन जरूरी क्यों है चिल्ड्रन? 11 सितंबर 2001, द ईयर आई फिनिश माई ग्रेजुएशन, अटैक हुआ था पेंटागन पे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। तीसरा या चौथा प्लेन जो इनका था, तीसरा ही था शायद, 2 इस पे गिरे थे, कुछ ऐसा था। और तीसरा प्लेन जहां गिरना था वो उससे पहले ही कहीं पे खाई में जाके गिर गया था। सो इन्होंने साइबर स्पेस का यूज किया, काफी रिसोर्सेज इन्होंने इकट्ठे किए कि अमेरिका कौन कौन से वेपन्स यूज कर सकता है अगर हम हाईजैक करके इसको यहाँ पे टकराने में कामयाब नहीं हुए तो। दिस वाज द यूज ऑफ साइबर क्राइम इन द रीसेंट एरा चल रहा है। तो यूएस के मामले में तो कुछ ऐसा था, और इंडिया में आपने जामताड़ा एक वेब सीरीज है, फैमिली के साथ देखने लायक तो नहीं है, अकेले भी देखने लायक नहीं है, ऐसी बदतमीजी भरी भाषा इस्तेमाल करते हैं। बट वहां पे ऐसे ओटीपी फ्रॉड्स जो हमारे झारखंड में बहुत ज्यादा, बिहार साइड में बढ़ गए थे, उसके ऊपर पूरी बनाई गई है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बस एक चीज याद रखनी है, किसी भी तरह का अनसेव्ड नंबर आपको उठाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी पर्सन आपको कॉल करता रहे। 99% प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल बी फेस्ड, यू विल बी ट्रैप्ड इन अ फ्रॉड एज सच। So we live in a world where we see rapid technological advances on day-to-day basis, children. एडवांस डिजिटल इनोवेशंस हो गए, लोग इजिली कनेक्ट और कम्युनिकेट कर पा रहे एक दूसरे से। बट इसका नुकसान कितना है ये आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तो नया कॉन्सेप्ट आजकल चालू हो गया है, मनी म्यूलिंग का। ये क्या होता है? मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, आप मेरे से कह रहे हैं कि भाई हमको आईफोन खरीदना, लो मेरे से कैश 1 लाख ले लो और अपने अकाउंट से ऑर्डर कर दो, ताकि आपका पैसा मेरे पास तो आ जाएगा और मेरा व्हाइट मनी आगे चला जाएगा। तो आप किसी के लिए कैरियर बन रहे हैं। कल को जब इंक्वायरी आएगी भाई 1 लाख रुपए आपके घर में आया, कहां से आया? तो अपने मेरे दोस्त ने मेरे को दिया था, मैंने उसके लिए मोबाइल फोन खरीद लिया। ये सब आरबीआई एक्ट के तहत भी इलीगल है।
तो मनी म्यूलिंग इसको बोलते हैं, किसी और का पैसा किसी और के पास गया और उस तीसरे आदमी ने कहीं और उसको डिपॉजिट कर दिया। तो लाइक मेरे को 1 लाख रुपए की इनकम हो गई, अब मैं इस इनकम को नहीं दिखाना चाहता गवर्नमेंट को, कैश मेरे पास पड़ा है, मैं वो 1 लाख 10 लोगों को दे दूं 10-10 हजार करके और कहूं भाई मेरा ये बिल पे करा दो, मेरा वो बिल पे करा दो, तो इट इज ऑल कॉल्ड एज मनी म्यूलिंग एक्चुअली। तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम ही है मान लीजिए। सो ऑल अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसेस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, इंटरनेट। और इंटरनेट की वजह से कितनी चीजें प्रैक्टिकली खत्म हो गई। हमें याद है बचपन में दीदी लोग बरसात में गेम खेला करती थी, इक्कट दुक्कट तिक्कट चौकट पांचकट छक्कट एंड सो ऑन। कभी खेला आपने? एक वो 7 ईंटें इकट्ठे किए जाते थे और उसमें गेंद मारी जाती थी, खेला है कभी? नहीं सर, हमने पबजी खेला है। तो इंटरनेट की वजह से इसलिए फिजिकल एक्टिविटी लोगों की कम हो चुकी है, ये भी एक तरह का नुकसान है। तो इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर दैट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशंस एंड मेथड्स ऑफ कॉमर्स बाय अलाउइंग वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड टू इंटरकनेक्ट। तो रिलायंस जियो वॉइस कॉलिंग तो बहुत बाद में आया। द फर्स्ट वन दैट वी कैन से टू बी नोन वाज स्काइप। ये जैसे जूम काम करता है प्रैक्टिकली ये भी वैसे ही काम करता था, बट यहाँ पे जनरली जूम के केस में थोड़े आपको राइटिंग टूल्स वगैरह मिल जाते हैं मीटिंग्स कंडक्ट कराने के लिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। स्काइप में ये सब चीजें नहीं होती थी। ओके, साइबर स्पेस क्या होता है भाई? ऐसा कंप्यूटर जनरेटेड पूरी दुनिया जहां पे लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपने पापड़ बनाने का काम सोचा, आप एक फेसबुक पे अपना पेज क्रिएट कर लें, लोग उसको टैग करें, लाइक करें और वहां पे पापड़ और पापड़ की आप रेसिपीज कुछ लोगों को सिखाएं और आपको लोग ऑर्डर प्लेस करें, तो आप अपने घर से फेसबुक के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सारा जो सो कॉल्ड आपने सिस्टम देखा, दिस इज नोन एज साइबर स्पेस। तो एक रियल स्पेस होता है और एक साइबर स्पेस होता है, और दो दोस्तों की जब लड़ाई होती है उनके बीच में भी एक स्पेस आ जाता है। ठीक। द फीचर्स आर इट इज एवर चेंजिंग चिल्ड्रन, बहुत बड़ा है एंड इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, हर दिन कुछ ना कुछ नया आ जाता है। पहला फ्रॉड तो चालू हुआ कि भाई आपसे ओटीपी मांगेंगे। दूसरा फ्रॉड, आपको हवा ही नहीं लगी कि आपके बैंक से पैसा निकल गया। सर ये कैसे हुआ? टेक एन एग्जाम्पल कि देयर इज एन एप्लीकेशन जिसको आप डाउनलोड करते हो और इस एप्लीकेशन से आप एयरलाइन या ट्रेन का टिकट बुक करा सकते हो, और टिकट बुक कराते समय जो पेमेंट होगा वो पेमेंट आप एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो सर इसमें फ्रॉड क्या है? फ्रॉड ये है कि जो आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस बैंक ने किसी एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी से अपनी कार्ड सर्विसेज को आउटसोर्स किया हुआ है। बैंक के पास इतना काम है, वो कहां से कार्ड छापेगा? तो एक्स लिमिटेड को बोला कि भाई हमारे लिए कार्ड बनवा दो, और कार्ड के ऊपर ये नाम होगा, ये नंबर होगा, पीछे 3 डिजिट का सीवीवी चाहिए और एक 4 डिजिट का पिन कोड चाहिए। इज दैट क्लियर? कार्ड की पूरी डेटाबेस जामताड़ा के फ्रॉडस्टर्स को मिल गई। जामताड़ा के फ्रॉडस्टर्स ने 1000 कार्ड्स की डेटाबेस चुरा ली, जिसमें कार्ड नंबर तो है बट सीवीवी नंबर है ही नहीं। सीवीवी नंबर नहीं है। सीवीवी नंबर अगर आ भी गया तो मान लीजिए कार्ड के साथ सीवीवी है बट पिन कोड नहीं है, तो 200 कार्ड की 5 टीम्स बना दी। उस मूवी में दिखाया गया था और बोला गया कि 0001 से लेकर 9999 इसके बीच का ही कोई 4 डिजिट आपका एटीएम पिन होगा कि नहीं होगा भाई? एटीएम पिन होगा। तो 200 का सबको दे दिया भाई ये कार्ड नंबर है, सबको मोबाइल पकड़ा दिए गए, वो मोबाइल फोन से टिकट बुक कर रहे हैं और टिकट बुक करते टाइम पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हैं। 99% क्या, आज तो 100% एप्लीकेशंस हैं जहां पे अगर 3 बार आपने नंबर गलत डाला तो आपका कार्ड ही ब्लॉक हो जाएगा। बट उस मूवी में इट वाज शोन कि जितनी बार भी आप नंबर डालिए वो ब्लॉक नहीं करता एक्सेस, आप अनलिमिटेड ट्राई दे सकते हैं। तो वहां के फ्रॉडस्टर्स ने ये काम किया, कार्ड का डेटा चुराया एक कंपनी से, एप्लीकेशन पे उसको एंटर करना स्टार्ट किया विद डिफरेंट पिन कोड्स। जो 4 डिजिट का पिन कोड क्रैक कर गया, 1 लाख रुपए की एयर टिकट बुक करा दी। 3 दिन के बाद या आधे घंटे के बाद ही वो टिकट कैंसिल कराई, वो टिकट कैंसिल कराई। अब कैंसिल कराने में क्या प्रॉब्लम है? जिस मोड से पैसा गया था वापस उसी मोड में आएगा, तो आपको तो नहीं आएगा पैसा। तो व्हाट यू कैन डू, आप इससे मोबाइल फोन खरीद लीजिए, शॉपिंग का सामान खरीद लीजिए और आधे पैसे में किसी को बेच दीजिए।
तो 10,000 रुपए का जूता 5,000 में तो कोई भी खरीद लेगा, तो आपके पास 5,000 तो फ्री का आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह के फ्रॉड्स भी हो रहे हैं और आपको हवा तक नहीं लगेगी कब आपके अकाउंट से पैसा निकल गया। तो सर क्या करना चाहिए, यहाँ पे करना ये चाहिए कि हर इंसान को 2 अकाउंट खोल लेने चाहिए। एक मेन अकाउंट जिसमें उसके लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, उस अकाउंट का एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल ही मत करो। बैंक जाओ, बैंक को बोलो कि भाई मेरे अकाउंट नंबर 1 में 20 लाख रुपए पड़ा है, इसमें से अकाउंट नंबर 2 में 40,000 ट्रांसफर कर दो। कैसे ट्रांसफर करवाएं, बैंक की ब्रांच में जाके आरटीजीएस या एनईएफटी या इंटरनेट बैंकिंग यूज करें, बहुत सेफ होती है ये, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल पोर्टल का बैंक के अपने पास होता है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है एकदम नेग्लिजिबल, ना के बराबर। तो आप अगर आरटीजीएस कराएं तो वो सबसे अच्छा है, बैंक जाकर 40,000 इस अकाउंट में आ गया, इससे आप अपने ऑनलाइन शॉपिंग के पेमेंट्स करते रहें, तो पीछे वाले अकाउंट का प्योर एक्सेस किसी के पास होगा ही नहीं, तो आप कभी साइबर स्पेस का शिकार बनेंगे ही नहीं। समझ में आ गया। सो एज इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेट बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज, it is very difficult to maintain systems up and running all the time for safety and security। और आजकल तो ये भी नहीं पता लगता कि आपके पास मैसेज आया एसबीआई से, अब पता नहीं वो ओरिजिनल है कि फर्जी एसबीआई है। पता लगा आपने क्लिक कर दिया और अल्टीमेटली वो आपको ले गया एक फेक एसबीआई की वेबसाइट पे, जहां पे कह रहे हैं कि भाई इस लिंक को क्लिक करिए और आप एक पॉपकॉर्न खरीदिए, 10 टिकट आपको फ्री में मिलेंगे। पॉपकॉर्न खरीदने के लिए आपने एटीएम कार्ड जैसे ही डाला, सीवीवी डाला, आपको तो डॉट 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 नजर आ रहा है और किसी को पॉट 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 पैसा नजर आ रहा है। तो वहां से वो आपके डिटेल्स लेकर जितनी देर में आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं उससे पहले ही वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, अगर पैसे निकल गए किसी पर्सन के अकाउंट में, फॉर एग्जांपल गए और आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसने पैसा नहीं निकाला होगा, तो बैंक भाई हाथ पैर जोड़ के पैसा दिलवा देगा। बट अगर उसने पैसा निकाल लिया तो यू हैव नो रीजन टू से कि मनी वाज एक्चुअली टू बी सेंट टू समबडी एल्स, बट गलती से चला किसी और को गया। क्रेडिट कार्ड में जैसे मेरे साथ ये फ्रॉड हो चुका है एक बार, लास्ट टू लास्ट दीपावली में, बट मैंने क्रेडिट कार्ड का जो एक्सेस था वो ऑफ किया हुआ था, वो सॉफ्टवेयर बटन होता है ना ऑन ऑफ का, कि भाई ओटीपी आए जो जब मैं अलाउ करूं तभी आए। तो किसी ने मतलब 1.5-2 लाख की शॉपिंग दीपावली के एक हफ्ते में हुई, और वो हुआ कहां से था, मैं रिलायंस डिजिटल चला गया, 15,000 का टैबलेट यहाँ पे 9,999 रुपए का मिल रहा था। मेरे को थोड़ा लालच आ गया, 5,000 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैंने जाके शॉपिंग कर ली। बस वो शॉपिंग की दशहरे के आसपास, और उसी के बाद दीपावली के टाइम पे मेरे क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स वहीं से चोरी हुए बेसिकली, क्योंकि और मैंने अपना क्रेडिट कार्ड उससे पहले सिर्फ एक बार यूज किया था अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे करने में, और वो बैंक के ही पीओएस मशीन पे यूज किया गया था, वो थर्ड पार्टी मशीन नहीं थी। रिलायंस वालों के पास पाइन लैब की मशीन थी व्हाइट कलर की, इस पे यूज हुआ था। तो मैं समझ गया कि यहीं से डेटा हैक हुआ है। तो उसके बाद फिर जब बार बार मैसेज आ रहा है, मैं वहां पटाखा छुटा रहा हूँ या मेरा पटाखा छूट रहा है कि ट्रांजैक्शन डिक्लाइन ट्रांजैक्शन डिक्लाइन ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, क्योंकि ओटीपी एंटर नहीं हुई। तो कोई 150 का ट्रांजैक्शन था, एक 45,000 का ट्रांजैक्शन था, सब मिला के 1.5 लाख के आसपास के ट्रांजैक्शन थे। मैंने एचडीएफसी को ईमेल किया, बट मेरे को 2 साल हो गए, 2.5 साल 3 साल होने वाला है अब तो, बट आज तक वहां से कोई रिप्लाई आया ही नहीं। तो कान पकड़ा कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना से कम करिए। पर्टिकुलर तो मेन है कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, बट आप जिस आउटलेट पे जा रहे हैं थर्ड पार्टी आउटलेट, वो कैसा है। नॉर्मल दुकानदार हो तो समझ में आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस डिजिटल, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी आप बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये बहुत चोरी चमारी होती है, तो आपको सतर्क रहना है। अपने मोबाइल फोन एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करें तो उसमें ऑन ऑफ का सिस्टम होता है, तो आप उसको ऑफ कर दें, जब आपको कहीं पेमेंट करना हो तो सिस्टम को ऑन कर ले। नहीं यूज करना चाहिए वो सब, नहीं यूज करना चाहिए कार्ड। दिल्ली में तो इतना फ्रॉड होता है, जो बिजी इलाके होते हैं आपके जेब में या पर्स में कार्ड होगा ही होगा, वो मशीन पे ऑथराइजेशन देंगे 1,500 का और मशीन आपको टच कर देंगे बस लाकर, भीड़ में पता लगा पैसा निकल गया वहां से। कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपने खुद अलाउ किया हुआ है। आप एनएफसी ट्रांजैक्शन को भी यहां से डिसेबल कर दीजिए, जैसे दिस इज माई एचडीएफसी बैंक ऐप, ठीक है। इसमें जाएंगे हम, तो यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आता है, उस व्यू कार्ड डिटेल के बाद कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा, इतना ये तो दे देते हैं। ये कस्टमाइज का ऑप्शन इज देयर, ये देखिए नजर आ रहा है, ये लगता है नहीं, इसमें क्यों ब्लर आ रहा है। अच्छा मैं अपने फेस के सामने करूँ, नहीं आएगा, ये मेरे फेस को ही पहचान रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन को ब्लर किया हुआ है। चलिए ब्लर माय बैकग्राउंड हटा दिया, नजर आ रहा है।
ऑन ऑफ के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ऐसे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं ऑन ऑफ के ऑप्शन को, जैसे एटीएम विड्रॉल, अब मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, अब 3 लाख रुपए तक निकल सकता है यहाँ से। फिर मैं ऑफ कर दूंगा, सर कार्ड तो आपकी जेब में है, अरे आजकल बड़े तरीके होते हैं, ओके, तो मैंने इसको यहाँ से ऑफ किया हुआ है। और हमेशा जब ऐप के बाहर जाएं तो प्रॉपरली उसको लॉग आउट कर दें। समझ में आ गया? तो इन सब चीजों से आप इन सब चीजों से बच सकते हैं सच। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ साइबर लॉ चिल्ड्रन? चलिए, तो साइबर लॉ होता क्या है? ऐसा कानून जो इंटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इश्यूज को सेटल करने की कोशिश करता है। सो लीगल राइट्स प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी को गवर्न करेगा। आपने कभी सुना होगा सीसी एवेन्यू करके एक इंफॉर्मेशन तो नहीं बोल सकते, स्टिकर टाइप का स्क्रीन पे नजर आता है जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अच्छा, अगर ये कभी ना सुना हो तो आपने बिल डेस्क सुना होगा। अच्छा, ये भी नहीं सुना, चलिए आज के बाद सुनिएगा। अगर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट आपके अकाउंट से जाएगा, बट सामने वाली पार्टी को ऑनलाइन पेमेंट जब मिलेगा तो बीच में एक नेटवर्किंग कंपनी होगी, आईटी कंपनी होगी। तो ये है आप और ये है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी। आपने मान लीजिए 3,000 रुपए का रिचार्ज किया, तो बीच में एक कंपनी होगी जस्ट लाइक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या HCL, जो आपके पैसे को यहां तक पहुंचाएगी। तो ये कंपनी प्रैक्टिकली आपके बैंक के साथ भी जुड़ी है और जिसको पेमेंट करना है उसके बैंक के साथ भी जुड़ी है। बैंक वाले, बैंक वाले कह रहे हैं हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ये टेक्नोलॉजी वाला काम कर पाए। तो जस्ट लाइक दैट कि आप हैं ये और ये हैं आपके घर में आने वाले मेहमान। मम्मी कह रही है भाई इतना खाना नहीं बना पाएंगे, बाहर से ऑर्डर करो। तो भाई आप बाहर से ऑर्डर करेंगे खाना और मेहमान भी ये सोच के जाएंगे खाना बाहर से ही आया है। समझ में आ गया? और ये वो कैरियर होगा, केटर का, जोमेटो होगा जो खाना आपके घर तक लाएगा। तो रेस्टोरेंट वाला कह रहा है कि मेरे पास आदमी नहीं है, आपने कहा मेरे पास भी आदमी नहीं है। जो खाने वाले कह रहे हैं मेरे पास भी आदमी नहीं है, तो चलो जोमेटो से मंगवा लेते हैं। तो ऐसे ही आपके जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए कंपनी होती है, इसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। क्या बोलते हैं? तो अगर आप भी पेमेंट गेटवे लगाना चाहते हैं तो आपको तो पहले कंप्यूटर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। आरबीआई को साबित करना पड़ेगा कि हमने करोड़ों रुपए टेक्नोलॉजी में खर्च किया है, एक एक मूवमेंट की डिटेल हमारे कंप्यूटर में स्टोर होगी। अगर गलत भी पेमेंट किसी को चला गया या पैसा तो बैंक से निकल गया बट आगे पहुंचा नहीं, बैंक से तो मैसेज आ गया मनी हैज बीन सो कॉल्ड विड्रॉन, बट आगे पहुंचा नहीं, तो फिजिकली तो पैसा बैंक में ही रखा है। नहीं समझे? फिजिकली मान लीजिए कि मैं 500 रुपए अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में भेजूं, तो 500 रुपए गूगल पे पे दिखाएगा कि आपके अकाउंट में चला गया, बट अगर मैं तुरंत बैंक चला जाऊं तो बैंक में तो फिजिकल कैश उतना रखा ही होगा। दिन भर में बैंक में 10 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन ऐसे हुए कि एक बैंक के लोगों ने दूसरे बैंक को लोगों को 10 लाख रुपए दिए, बट फिजिकली तो पैसा बैंक में है। अब जिस बैंक ने पैसा दिया, अगले दिन रिसीवर बैंक पेमेंट वाले बैंक के पास पहुंचेगा गाड़ी लेकर और कहेगा लाओ पैसा दे दो जो कल आपके लोगों ने ट्रांसफर किया था। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि किचन में खाना पड़ा हुआ है, आपने खा लिया बट तुरंत थोड़ा पेट में चला गया, कुछ देर तक फॉर इवन सम सेकेंड्स वो आपके मुंह में है ना। तो अगर मैं किसी को 2,000 का गूगल पे का पेमेंट करूं तो फिजिकली वो 2,000 मेरे बैंक से तुरंत मूव नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। तो सर आप बैंक जाएं तो बैंक में वो अकाउंट में पैसा रखा होगा? नहीं नहीं नहीं, अकाउंट में पैसा नहीं रखा। तो अगर मेरे अकाउंट में लेटेस्ट से 10 लाख रुपए रखा है, मैंने किसी को 1 लाख का पेमेंट कर दिया, तो तुरंत मेरे मोबाइल में दिखा देगा कि आपका बैलेंस कम हुआ, उसके मोबाइल पे दिखा देगा, बैंक स्टेटमेंट में दिखा देगा कि बैलेंस बढ़ गया। बट फिजिकली अगर मेरा अकाउंट SBI में है और उस पर्सन का बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो अगर हमने 2:18 पे ट्रांजैक्शन किया, मेरे अकाउंट से पैसा चला गया, इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। बट 2:18 क्या 3 बजे में बैंक चला जाऊं ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहेगा नहीं भाई, हमारे तो पिछले 40 मिनट में फिजिकल कैश जितना था उतना ही है। SBI कहेगा फिजिकल कैश जितना था उतना ही है। मैंने कहा उतना ही है तो मतलब मेरा पैसा नहीं गया? करें नहीं, वो चला गया। हम आपके अकाउंट में से पैसा निकाल के जब वो मांगने आएंगे भेज देंगे, एल्स उनके पास पैसा और जगह से आ रहा है वो उसी में सेटल कर लेंगे। लाइक मेरे को आपने कुछ मनी दिया, मैंने रखा है, अब ये मेरी इनकम है, बट ये पेमेंट मैंने कर दिया सब्जी वाले को, तो व्हाट यू विल से, सर 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 हमारा पैसा आपने कैसे दे दिया? ओनरशिप ऑफ दैट मनी हैज चेंज्ड।
खोपड़े में बात जा रही है कि नहीं जा रही है? तो अब ये जो बीच की कंपनी है इसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे, और पेमेंट गेटवे जनरली बैंक्स को मिलता है क्योंकि बैंक स्पेशलाइज करते हैं इस तरह की हरकतों में। बट अगर आप नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं और आप पेमेंट गेटवे चलाना चाहें तो भाई आप अपने आप को साबित करिए, क्या इतना मजबूत नेटवर्क है आपके पास? अगर गड़बड़ी हो जाती है लाखों करोड़ों की, क्या आप रिस्क झेल पाएंगे? आपने कहा उसका तो इंश्योरेंस भी करा लिया हमने। तो ये प्राइवेट पेमेंट गेटवेज हैं, सीसी एवेन्यू एंड बिल्डर्स। तो अगली बार जब आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करें, आपको नजर पेड़ वो स्क्रीन पे गोल गोल घूमता है ना, तो वो सीसी एवेन्यू की वेबसाइट होती है। एंड मेनी टाइम्स ये भी होता है कि बैंक वालों का पेमेंट गेटवे खुद का हो जाए, बट वो खुद का होता जरूर है बट चलवाते वो इन्हीं से। जैसे आपके घर में जो केबल टीवी है, या तो तार से आ रहा है कनेक्शन डिश वाले के ऑफिस से, या तो आपने डिश टीवी टाटा स्काई लगवा लिया। तो टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट बट टेलीकास्ट दोनों जगह सेम है। तो डिश वाले के घर के ऑफिस के छत पे बड़ा एंटीना लगा है, वहां से प्रोग्राम डाउनलोड हुआ, आपके घर वायर से आ रहा है। डिश टीवी है तो आपके घर डायरेक्ट आ रहा है। तो मैनी टाइम्स मैंने एचडीएफसी के पेमेंट गेटवे से जब पेमेंट किया तो मेरे को कुछ नजर नहीं आया स्क्रीन पे, मैनी टाइम्स मेरे को ये नजर आ गया। तो वो टेक्नोलॉजी की बात है कि भाई एक फेस में वोल्टेज लो आ रही है, दूसरे फेस से चला लो, तीसरे फेस से चला लो। तो ये पेमेंट गेटवे स्टैब्लिश करने के लिए आपको लाखों रुपए की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। पता लगा पैसा तो लिए मिस्टर एक्स से, बैंक वाले खुद ही ले भाग गए पैसा। जोमेटो वाला खाना तो लिया रेस्टोरेंट से, खुद ही खा लिया, प्रीपेड ऑर्डर था, अब जाओ ढूंढो, और मोबाइल ऑफ करके भाग गया। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो इन सब चीजों को गवर्न कौन करता है? साइबर लॉ। अब गर्व जी पूछे, क्या पूछना चाह रहे थे? हाँ, रेजर पे भी एक इसी तरह का है, समझ में आ गया? ये सारे पेमेंट गेटवेज होते हैं बेसिकली, रेजर पे ढेर सारे इस तरह के। सो इन शॉर्ट साइबर लॉ इज द लॉ गवर्निंग कंप्यूटर्स एंड इंटर। अब ये ना समझ लेना, खरीदने गए थे सर कंप्यूटर, हार्ड डिस्क क्रैश कर गई 3 साल बाद, मैं साइबर लॉ के तहत केस करूंगा। अरे कंप्यूटर का नेटवर्क हार्ड डिस्क क्रैश कर गई तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत केस करोगे, अगर वारंटी में थी और वो रिप्लेस नहीं कर रहे तो। सो साइबर क्राइम्स इसमें आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर। सर डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? मैं अपना एक्चुअल सिग्नेचर करूंगा, एक कंपनी, क्या ऐसी ढेर सारी कंपनीज इंडिया में है जिनको हमारे सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने राइट दिया है कि यू हैव द पावर टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर। तो पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव के अंदर एक एनक्रिप्टेड प्रोग्राम होगा। अगर मैं अपने लैपटॉप में ऐसी प्रोग्रामिंग कर दूं कि वो मेरे डिजिटल सिग्नेचर के बाद ही बूट होगा, तो जब तक लैपटॉप का पावर का बटन ऑन हुआ, जब मैं वो पेन ड्राइव लगाऊंगा जिसके अंदर बूटेबल प्रोग्राम है, जब वो रीड करेगा तभी लैपटॉप ऑन होगा, वरना ऑन नहीं होगा। तो दैट इज अ डिजिटल सिग्नेचर। सिक्योरिटी की भी आप उसको बोल सकते हैं, समझना क्या? बट सिक्योरिटी की तो कोई भी वेबसाइट आपको दे देगी, वो पासवर्ड ही हो गया एक तरह का। बट डिजिटल सिग्नेचर की वैलिडिटी है 2 साल 3 साल, और कहां पे किस लेवल पे आपको यूज करना है, किस तरह का एनक्रिप्शन चाहिए, उसके हिसाब से पेमेंट होता है। 2-2.5 हजार से स्टार्ट होता है, लाखों रुपए तक चलता है ये। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? देन आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी इसी से कवर्ड होती हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी का बात आपने सुना होगा, बताऊंगा आगे चल के वो भी। डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी। अब आपने मान लीजिए क्विक हील एंटीवायरस लगवा लिया और वो आपका डेटा चोरी कर रहा है, बाद में आपको पता लगा, तो आप इसके ऊपर भी स्यू कर सकते हैं। सो सबको समझ में आ गया साइबर लॉ क्या होता है भाई? चलिए अगली कहानी की, भाई हमें साइबर लॉस की जरूरत क्या है? भाई नॉर्मली देश दुनिया में जो फायदा नुकसान हो रहा है, लोगों के अन्याय हो रहे हैं, उसके लिए तो दूसरे कानून है। कंप्यूटर पे मैंने आपको बताया था डिजिटल अरेस्ट के बारे में, चीट करते हैं आपको, फेसबुक आईडी से आपका डेटा हैक कर लिया और आपको उल्टी पुल्टी बातें समझाकर, बेवकूफ बनाकर 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, आधा घंटा कंप्यूटर के सामने ऐसे ही बैठना, हट नहीं सकते आप, डिजिटल अरेस्ट। could transform itself into all pervading revolutions misused for criminal activities as well। तो जामताड़ा वगैरह ओटीपी फ्रॉड्स ना होते तो शायद कभी साइबर लॉ बनता ही ना। ओके, सो इंटरनेट जब डेवलप हुआ तो कभी किसी ने सोचा था कि इतना भयंकर हो जाएगा ये सब? कभी किसी ने नहीं सोचा था। सो एज टाइम पास्ड इट बिकेम मोर ट्रांजैक्शनल। और आज तो बच्चों बिल गेट्स साहब की मेरे को एक बात याद आती है, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो वो बिजनेस ही नहीं है। एक जमाना था जब लोग स्टॉक मार्केट वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, खूब पैसा कमाते थे, नॉर्मल अपने काम धंधे भी वो कर ही रहे थे। बट अब हर इंसान यूट्यूबर बन गया। सर एज अ स्टूडेंट हम यूट्यूबर बन सकते हैं? हाँ, छोटे बच्चों के लिए मैथ्स की कोई ट्रिक ले आओ सर, जैसे व्हाट इज
89 माइनस 42। सर इसमें तो कैरी करना पड़ेगा। अब ज्ञान दूं आपको, एक सिंपल सा ज्ञान दूं, सिंपल सा ज्ञान। कैरी करना पड़ेगा कुछ नहीं, सीधे हो जाएगा ना। चलिए, कैरी कहां पे करना पड़ेगा हमको? कैरी यहां पे करना पड़ेगा। मान लीजिए इट इज 86 माइनस 40। अब कैरी करना पड़ेगा। अब एक ज्ञान देता हूं, आइंस्टीन की आंख भी खुली खुली रह गई, ये मैं यूट्यूब पे देखा था। इसमें से भी 6 और इसमें से भी 6 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 80 माइनस। सर अभी भी तो कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी कैरी करना पड़ेगा। और सही कर देते हैं इसको, 7 7 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 79। और ये कितना हो जाएगा? 42। 9 माइनस 2 इज 7, 7 माइनस 4 इज 3, और ये भी 37 ही आएगा। वैदिक मैथ्स। सर हाँ, ये सर सिखाएंगे यूट्यूब पे, बना देते हैं छोटा सा। समझ में आया ही नहीं आया तो कैरी करने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बेचारे छोटी क्लास के बच्चे, क्लास 1 2 के, कैरी करने में गड़बड़ कर देते हैं। है धमाकेदार ट्रिक एकदम। तो अब ये ट्रिक सिखाकर आपको बोला वैदिक मैथ्स कोर्स के लिए एनरोल करिए एट जस्ट 99 रुपीज। अब 99 रुपी में आपने फोन नंबर दे दिया, वही वाला जो बैंक में रजिस्टर्ड है। तो मैं तो जहां पे भी वेबसाइट पे नंबर देता हूँ, ये वाला नंबर देता हूँ जो आईफोन में लगा है, क्योंकि भाई एक तो आईफोन है, फालतू फिशिंग मैसेजेस उस पे आते ही नहीं है। समझ में आ गया? दूसरा दूसरा जो ये नंबर इसमें लगा है वो मेरे बैंक में कहीं है ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? सो पूरा का पूरा बिजनेस गवर्नेंस सब कुछ इसी पे चल रहा है बच्चों। ऑल लीगल इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेट क्राइम साइबर लॉस के थ्रू गवर्न होते हैं चिल्ड्रन। और जैसे जैसे इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे वर्किंग इंटरनेट पे बढ़ेगी, घपलेबाजी भी बढ़ेगी। तो डिजिटल अरेस्ट अभी ये लास्ट ईयर से ज्यादा नाटक इंडिया में चालू हो गया है। तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना वो वकील साहब का, आवाज भी निकाल दी, पापा बचाओ मुझे। वकील साहब बेचारे, अब वकील कैसे पैसा दे दिया मेरी समझ में नहीं आया, जो दूसरों से निकलवाता है। एक वकील और वो पूजा कराने वाले पंडित जी से, इनसे आप पैसा नहीं निकलवा सकते। इनसे अगर आपने पैसा निकाल लिया तो हिंदी में कहावत है गांव में, साण को दूध लिए, मतलब साण से दूध निकाल लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत पुरानी गांव की कहावत है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉ चिल्ड्रन? जितने भी ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज होते हैं इंटरनेट पे से गवर्न होते हैं। सारे लीगल पर्सपेक्टिव्स, कभी आपने गलती से भी किसी को पैसा दे दिया और अगर आपने बैंक को रिपोर्ट कर दिया बच्चों, तो मेनी अ टाइम्स बैंक इसको ब्लॉक कर देता है। आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग में अगर आपको थर्ड पार्टी ट्रांसफर, पैसा ट्रांसफर करना है किसी को मोर देन 5,000 चिल्ड्रन, आपको उसका नाम और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ऐड अप करना पड़ेगा। 24 घंटे में ऑथराइजेशन चेक आएगा। 24 घंटे में, 24 घंटे में पता लग जाएगा कि वो पर्सन का अकाउंट सही में है भी या नहीं, ब्लैकलिस्टेड अकाउंट तो नहीं है। फर्दर आप बैंक से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इमीडिएट पेमेंट करनी है तो टीपीटी मोड से नहीं होता, फिर आप वो एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं, बट काफी बैंक्स इसको मानते ही नहीं है। बट उसमें एक तरीका है, मान लीजिए आपको इमीडिएट पेमेंट करना ही है, तो आप अपने पर्सनल बैंकर को फोन करिए। बैंक ऐसी एक्टिविटीज करता है कि भाई हमने ऑथराइजेशन के लिए डाला है, जरा उसको जल्दी कर दो। तो बैंक फिर इस मैटर को एक्सपीडिएट करके 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, आधे घंटे, जैसा आपका बैंक है, जैसी टेक्नोलॉजी है, मैटर को एक्सपीडिएट कर देता है। इसको डबल ऑथराइजेशन बोलते हैं। एक आपने ऑथराइजेशन मांगा, एक बैंक ने कर दिया, फिर 2 घंटे के अंदर भी ऑथराइजेशन आ जाता है। क्या ये ज्यादा सिक्योर है? सबसे बढ़िया सिक्योरिटी तो भैया बैंक में जाके एनईएफटी करा दो किसी को, या चेक दे दो किसी को। पता लगा टाइम बचाने के चक्कर में बाद में पुलिस के चक्कर काट रहे हो। ओके, सो साइबर लॉ कंसर्न्स एवरी इंडिविजुअल यूजिंग इंटरनेट, लाइक डोमेन नेम आजकल खूब चल रहे हैं। अभी मेरे पास एक मैसेज आया, कोटक के टूरिज्म म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करिए। ईमेल आया था info@mfkotak.com। अब क्या गारंटी है कि ईमेल जहां से है वो सही हो? इसी में एक लिंक भी आया, बटन भी आया, आपने क्लिक कर दिया, 10,000 रुपए आपके कट गए, थैंक यू का मैसेज आ गया फॉर इन्वेस्टिंग इन कोटक। आप 2-4 महीने इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, आपने जरा एक बार पूछ लें कि मेरा पैसा हो कितना गया। कोटक कहेगा भाई साहब आप हैं कौन, हम तो आपको जानते ही नहीं। अरे इस लिंक से इन्वेस्ट कर रहे थे, हमने आपको कोई मेल किया ही नहीं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे आप भाई? तो पहले इसके बारे में आप जान लें। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 20 नवंबर में गाड़ी खरीदी इग्निस फ्रॉम केटीएल मोटर्स लखनऊ। तो केटीएल वालों ने बोला कि भाई 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, तो हम आपकी कार की बुकिंग कर लेंगे, बाकी पेमेंट आप बाद में कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को लगा कहीं मेरा 5,000 लेके भाग ना जाए। ट्रू कॉलर पे तो नंबर दिखा रहा था मिस्टर अंकित मोहन,
केटीएल के नाम से, मतलब केटीएल के एम्प्लॉय थे। तो मेरे को लगा अगर मैं केटीएल मोटर्स फोन करता हूँ लखनऊ तो भाई पता तो लग ही जाएगा इसके बारे में, बट आई वांटेड टू बी मोर सिक्योर। तो उन्होंने मेरे को जो अकाउंट नंबर भेजा वो एचडीएफसी का अकाउंट नंबर था, आईएफएससी से पता लग जाता है। और ज्यादा सच कैसे हो गया, जैसे एचडीएफसी का आईएफएससी कोड क्या होगा, एचडीएफसी 409430। समझ में आ गया? इसको फ्रॉड करना बड़ा आसान है, ये होता है रियल आईएफएससी कोड। व्हाट आईएफएससी का मतलब पता है? आईएफएससी का फुल फॉर्म नहीं पता? अरे बैंक टू बैंक जब आप ट्रांसफर करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के साथ एक कोड देना होता है। ये कोड बेसिकली बैंक की ब्रांच का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, समझ लीजिए आरबीआई तक को पता होगा ये। तो अगर मैं बताऊं भाई ब्रांच का आईएफएससी 00009430 है, वो तुरंत बता देंगे ब्रांच कहां पे लोकेटेड है। इफ आई से आईएफएससी इज 9435, वो बता देंगे ब्रांच कहां पे है। तो जैसे इंटरनेट पे टीसीपी आईपी एड्रेस होता है, तो वैसे ही ब्रांच का कोड होता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आईएफएससी की जगह स्विफ्ट कोड होता है। गॉट इट क्लियर? तो इसको इंटर बैंक फाइनेंस कनेक्टिविटी कोड कुछ बोलते हैं। तो ये स्विफ्ट कोड इस तरह से होता है। तो इंटरनेशनल में इट इज स्विफ्ट कोड एंड डोमेस्टिक में इट इज, एक्चुअली आईएफएस होता है सी इज कोड बेसिकली। हम बोलते हैं ना आईएफएससी कोड बताना, तो गलत है, आईएफएस कोड बताओ। सर आपका पैन नंबर क्या है? अरे परमानेंट अकाउंट नंबर, नंबर नो, पैन दीजिएगा अपना, पैन क्या है आपका, ये सही है। पैन नंबर बोलना गलत है। ठंडी बर्फ बोलते हैं कभी? गीला पानी बोलते हैं? समझ में आ गया? तो ऑब्वियस सी बात है वही रहेगा। वो गुलू कंद वाला पान दे दो जो गुलाब की पत्ती से गुलूकंद बनता है। अरे गुलूकंद गुलाब की पत्ती से बनता है, दूसरी पत्ती गुलूकंद लोटस कंद बन सकता है। समझ में आ गया? तो आईएफएससी कोड तो गलत भी हो सकता है, बट जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं इनको स्पेशल आईएफएससी कोड मिलता है, इसको वर्चुअल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। ये ऐसा होगा HDFC KTL01AS6, दिस इज वर्चुअल आईएफएससी कोड। ये एकदम यूनिक होगा, फ्रॉड करने के चांसेस नामुमकिन। ये बैंक आपको स्पेशली देगा आपके लिए। अब ये जो KTL0 है, ये एक्चुअली इन 4 जीरोस का रिप्रेजेंटेशन है। 9430 इज IAS6। सर ये क्यों होता है? ताकि पता लग जाए हम एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, हम कोई फर्जी टाइप के आदमी नहीं है। तो मेरे पास आया वर्चुअल कोड, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, अरे वर्चुअल कोड आया, इस पर तो और कम भरोसा है, पता भी नहीं लगेगा किस ब्रांच में अकाउंट है, जरा तुम क्रॉस चेक करो। तो उसने लखनऊ की ब्रांच को फोन किया, तो भाई KTL गोमती नगर का वर्चुअल कोड यही है? कह रहे हाँ यही है। तो भाई दोस्त बैंक में था, उसने लखनऊ की ब्रांच को फोन के बता दिया, ऐसे थोड़ा किसी को बता देंगे। तो कह रहा हाँ एकदम सही है। तो मैंने 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो फिर वहां से वो लोग आए गाड़ी को देखने, पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करना था। तो ही सेड सर लाइए पुरानी गाड़ी दे दीजिए, हम आपकी बुकिंग करा देंगे लखनऊ जाके, नई गाड़ी 1 हफ्ते के अंदर आएगी, आके ले लीजिएगा। अब मेरी हालत खराब, गाड़ी ले जाएगा, कागज भी दे दूंगा मैं साइन करके, और कल को कहीं भाग जाए तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैंने थोड़ा बहाना मारा, मैंने देखो भाई अक्टूबर नवंबर का समय, ठंडी टाइम, शादी ब्याह का कार्ड ज्यादा आ गया इस बार, तो शादी के बाद जाना और कोई गाड़ी हमारे पास है नहीं, तो तुम एक काम करो, मेरे से 1,38,200 रुपए की चेक और ले जाओ। तो हो गया 1,43। 2.25 लाख में मेरी पुरानी गाड़ी खरीदने वाले थे, तो लगभग हो गया 3-3.25 लाख। नई गाड़ी 2.8 लाख की थी, लगभग बचा 5-5.5 लाख रुपए। मैंने कहा 5.5 लाख रुपए की चेक जब मेरी गाड़ी तुम बुक करा दोगे, बुकिंग की रसीद मेरे को भेज देना, तो मैं और ट्रांसफर कर दूंगा। भाई मेरे को तो कोई कंफर्मेशन मिले। तो अब उसको क्या था कि भाई इलाहाबाद का कस्टमर लखनऊ से गाड़ी खरीद रहा तो सेल बढ़ रही है, और दूसरे सिटी में जाके इस तरह से गाड़ी बेचना अलाउड नहीं है। तो आए भी लोग प्लेन कपड़ों में थे। तो कह रहा अच्छा सर ठीक है कोई बात नहीं, चला गया। जाते ही उसने अगले दिन मेरे को स्लिप भेज दी, सर आपकी गाड़ी रजिस्टर हो चुकी है, और मारुति वाले ने मैसेज किया है कि 19 तारीख को ये गाड़ी लखनऊ के लिए वहां से रवाना हो जाएगी। 16 तारीख को उन्होंने रिप्लेस किया था ऑर्डर, तो 20 तारीख को मारुति से उनको मेल आया, उन्होंने मेरे को मेल फॉरवर्ड कर दिया। तो भाई हो गया कि भाई मारुति सीसी लगा के भेजते हैं ना, तो जो ओरिजिनल सेंडर होता है उसका भी आपको पता होता है। तो उन्होंने मेरे को जब भेजा कि फॉरवर्डेड मेल है, तो मैं क्लियर हो गया कि भाई इट इज नाउ सेफ, और बताया कि सर आपकी गाड़ी 19 तारीख को चल चुकी है, 20-21 तारीख को आ जाएगी। 20 शाम को आ गई। मैंने जरा फोटो भेज दो गाड़ी की, दिखा दे घर वालों को। कह रहे सर यार्ड में खड़ी है, मैं कल सुबह भिजवाता हूँ। तो खैर उसने 21 तारीख को जब फोटो भिजवा दी, तो मैंने उसको 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, 22 तारीख को कल आएंगे, तुम गाड़ी रेडी करवा देना। तो 22 या 23 तारीख को गए थे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, कुछ यही टाइमलाइन थी बेसिकली। तो आई वाज गेटिंग माई सेल्फ वेरी श्योर। तो भाई कितना भी लॉ पढ़ लो,
ये सब आपको अलग से आनी चाहिए चीजें। तो भाई जो भी पैसा मांग रहा है चेक करवा लो भैया तुम्हारा अकाउंट है कि नहीं है। तो उसने बोला कि सर आपने अकाउंट नहीं चेक करवाया। मैं सब चेक करवा लिया, तुम परेशान ना हो। तो वहाँ लखनऊ मैंने फोन करवाया था, तो वहाँ पूछा, कह रहे हाँ सर ऑफिस में आया था कि भाई कोई अकाउंट आपका पूछ रहा है। कह रहे हाँ वो इलाहाबाद वाले हमारे कस्टमर होंगे, वो टीचर टाइप के हैं, तो काफी इंक्वायरी कर रहे थे हमसे, वो पहचान भी गए थे। खैर चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई भाई। सो साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे आपको रखनी है भाई, यू हैव टू बी यूज द नेटवर्क वेरी रिस्पॉन्सिबली। ये जो वीपीएन आजकल होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इनको कम से कम यूज करें आप। नॉट अबाउट कीपिंग योर इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर, बट यू शुड रिस्पेक्ट others and others should respect you online as well। कभी कभी आप बात करते हैं हेल्पलाइन पे, वो लेडी बोलती है ना सर वो कॉल कनेक्ट होने के बाद एक रिव्यू आएगा, चलो भाड़ में जाओ, रिव्यू आएगा, तो ये डिसरिस्पेक्ट है। तो कैसे साइबर सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं भाई, कानून बनाओ उसके ऊपर, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करो। एआई आएगा तो भगवान भरोसे हैं, क्या टेक्नोलॉजी आपको पता ही नहीं कि आपने किससे क्या बात की है। बट एआई के आने से एक बात क्लियर हो जाएगी, जो ऑपरेटर कभी कभी अपने सीनियर को झूठ बोल देता है, एवरी टाइम द कॉल डजंट गेट रिकॉर्डेड, वो बोलते हैं ना क्वालिटी पर्पसेस के लिए कॉल रिकॉर्ड होगी, 10 में से 2 कॉल रिकॉर्ड होती है, बस 8 तो रिकॉर्ड ही नहीं होती है, ताकि आप अपशब्द का प्रयोग सोच समझ के करें। हाँ, अगर आपने ऑपरेटर को उल्टा पुल्टा कुछ गाली वाली दे दी उसको, वो भी स्यू कर सकता है आपको कि ये आपको अलाउड राइट टू डिग्निटी। सर राइट टू लिबर्टी लिख चल रहे थे हम, तो भाई सामने वाले की तो डिग्निटी हर्ट हुई है। So process and practice designed to protect network, computer program, data from attack, damage and unauthorized use। तो अगर आप किसी और का एटीएम कार्ड लेके रेस्टोरेंट जाते हैं और पेमेंट करते हैं, ये भी एक्चुअली साइबर लॉ के तहत गलत है। अपना एटीएम कार्ड पिन वगैरह से मेरे को बताइए, पापा मम्मी को बताइए, और किसी को मत बताइए। सो साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है भाई, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहे, आपके सारे इक्विपमेंट डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्सेज प्रोटेक्टेड रहे, सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो मेरा ये जो इंटरनेट है एयरटेल का वाईफाई फाइबर जो घर पे लगा है, जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो ये कोई अटैक कर सकता है बच्चों, बट मैंने इसके ऊपर एक सिक्योरिटी की एक पासवर्ड लगाया है। जब तक वो पासवर्ड किसी को पता लगेगा नहीं, वो हैक कर ही नहीं पाएगा। बट ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो आपका पासवर्ड हैक कर लेते हैं। तो इट इज डिसाइडेड कि भाई एवरी डे कीप चेंजिंग योर पासवर्ड, एवरी वीक कीप चेंजिंग योर पासवर्ड। और यहां तो कम है बच्चों, आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। ऑनलाइन जैसे हम अमेजोन में सामान खरीदते बेचते हैं, ये कंपनी के शेयर खरीदते बेचते हैं। जब आपको 12th में पढ़ाएंगे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो ये बात भी बता देंगे। बाकी आप मेरे फाइनेंशियल लिटरेसी के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो इन लोगों का बाय डिफॉल्ट एवरी 14 डेज पासवर्ड ऑटोमेटिकली गेट्स रीसेट, ताकि आपका पासवर्ड यूज करके आपकी आईडी से कोई फ्रॉडलेंटली शेयर्स की बाइंग सेलिंग करके आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, एवरी 14 डेज कंप्यूटर कहेगा नया पासवर्ड दीजिए। जैसे एचडीएफसी का ऐप मेरे मोबाइल में है, हर 180 दिन पे पासवर्ड हैज टू बी रीचेंज चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर सर? 180 दिन इसमें घपला हो गया तो बैंक तो कहता है भैया ज्यादा पैसा है ना, ऑटो एफडी एक्टिवेट कर दो, जब 10-20 हजार रुपए से ऊपर का बैलेंस हो वो पैसा एफडी में चला जाए आपकी, ना सेविंग अकाउंट में पैसा रहेगा, ना कोई फ्रॉड कर पाएगा। तो अनऑथराइज यूज ना कर पाए, डिस्क्लोज ना कर पाए, इंस्ट्रक्शन आपको डिस्टर्ब ना करे, मॉडिफाई ना करे इंफॉर्मेशन को, या डिस्ट्रक्ट भी ना कर पाए। ये जो पीडीएफ है वो इसीलिए है चिल्ड्रन, पीडीएफ में आप कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते, वर्ड फाइल में कर सकते हैं। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पता है लोगों को? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कहीं से कहीं भी आप इसको लेकर कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई, समझ में आ गया सबको? कोई क्वेरी किसी की यहां तक? अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर गेट्स ओवर है।